नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीडी क्लासेज 96 में। मित्रों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब परमाणु संरचना पर रहेगा। और कल मैंने आपको जो हमारी इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री की क्लास थी इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारी जो आने वाली क्लास रहेगी वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पर रहेगी, परमाणु संरचना पर रहेगी। और इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि मैं सबसे पहले इसकी हिस्ट्री क्लियर करवाने वाला हूं और उसके बाद मैं आपको एडवांस में बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए ताकि जितना भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा वो आप उस कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा। मैं आपको नोट करने के लिए समय भी दूंगा। अब मैं आपसे जो वार्ता कर रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। लिखने के लिए मैं आपको समय दूंगा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी आपको समय मिलेगा। चलिएगा शुरू करते हैं आज का सेशन। परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले परमाणु की बात, परमाणु को छेड़ा किसने, परमाणु शब्द के बारे में जो अवधारणाएं दी थी वो दी थी हमारे प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक कहें या भारतीय ऋषि, भारतीय स्वामी, जिसका नाम है मित्रों महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने कहा कि जो पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है उसे परमाणु कहते हैं। यह बात कही थी साथियों, लिखित में इनका प्रमाण नहीं मिलता है। इसको नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर प्रश्न बनता है उस वक्त आपको महर्षि कणाद नहीं करना है। इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए साथियों, सबसे सूक्ष्म इकाई किसकी? पदार्थ की। पदार्थ के बारे में हमने कल चर्चा की थी। तो पदार्थ की सूक्ष्म इकाई जो इकाई होगी वो क्या है? परमाणु है। और इसके बाद इन्होंने कहा था कि जो परमाणु है वो अविनाशी है। अविनाशी कहो या इसको कह सकते हो अविभाज्य। क्या कह सकते हो? अविभाज्य। इनका मतलब हुआ कि इनको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, इनका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। यह बात किसने कही थी? महर्षि कणाद ने कही। सिर्फ कह करके छोड़ दी, कोई लिखित प्रमाण इनका नहीं मिलता है। हमारे भारतीय जो वैज्ञानिकों की जो कमी थी साथियों यही है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करके उनका लिखित प्रमाण न होने के कारण उनका कोई फायदा कोई और उठा लेता है। अब देखिएगा, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये है साथियों 800 ईसा पहले की। कब की बात है? 800 ईसा पहले की बात कर रहा हूं, काफी पुरानी बात है साथियों। उस वक्त हमारे भारतीय प्रसिद्ध वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने ये बातें बता दी परमाणु के बारे में, लेकिन इनका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। अब दूसरे जो परमाणु के बारे में बात करने वाले वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है जॉन डाल्टन। क्या नाम है? जॉन डाल्टन। ये आए थे साथियों 1808 में। कब आए थे? 1808 में आए थे। और इन्होंने जो महर्षि कणाद ने बातें कही थी उनका लिखित प्रमाण इन्होंने दे दिया था। बस अंतर इतना ही है, शब्द वही रहेंगे, ध्यान रखना। तो इन्होंने क्या कहा था कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई जो इकाई है वो क्या है? परमाणु है। वही की वही बात थी, लेकिन इनका जो लिखित प्रमाण मिलता है इन्होंने लिख करके बात को स्पष्ट कर दिया था। और आज की तारीख में जो लिखा हुआ काम होता है, जो स्टोन पर जो बातें लिख दी जाती है उसका जो श्रेय होता है वो ज्यादा होता है, उसकी महत्ता कुछ ज्यादा होती है। तो देखिएगा, और इन्होंने वही बात की कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है, न काटे जाने वाला होता है। इतनी सारी बातें इन्होंने लिखित प्रमाण में दे दी। इसका मतलब हुआ कि यहां से जो प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि परमाणु की खोज किसने की थी और कब की थी। तो परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। किसने की थी? डाल्टन ने परमाणु की खोज। ऐसे लिख दो सीधा, परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। कब की थी? 1808 में की थी। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है इन दोनों वैज्ञानिकों के बारे में। ठीक है, प्रश्न कैसे बनेगा
कि पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, आप कहोगे परमाणु है। परमाणु की खोज किसने की थी, आप कहोगे जॉन डाल्टन ने की थी। कब की थी, इसका आंसर होगा 1808 में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जिनका नाम है साथियों जे थॉमसन। तीसरे नंबर पर आते हैं जे थॉमसन। और जे थॉमसन ने जो बातें कही थी ये इनकी बिल्कुल अलग थी। इन्होंने एक मॉडल पेश किया था और मॉडल था जिसका नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। मॉडल का नाम क्या है, प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग का मतलब होता है ये जापान की मिठाई है साथियों, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। प्लम पुडिंग, प्लम है क्या, एक जापान की मिठाई है। तो उसके आधार पर इन्होंने नाम दिया था और इसको एक अन्य नाम से आप कह सकते हो तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल। तरबूज तो सबने खाया है ना, हाँ वही तरबूज, मारवाड़ी मतीरा। तरबूज मॉडल कहा है, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। अब अपना सवाल होगा कि सर इन मॉडल के अंदर है क्या, क्या बात इन्होंने कही थी, परमाणु के बारे में जो अवधारणा दी थी, इनमें जो स्पष्ट किया था परमाणु के बारे में, वो तथ्य क्या था, इसके बारे में जानेंगे। तो जो परमाणु है, इन्होंने कहा था कि एक धनावेशित गोला होता है। अगर एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने को मिले कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है, इसके बारे में कहने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो आपका जवाब होगा जे थॉमसन। अब परमाणु धनावेशित गोला होता है और उसमें उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीच में इस प्रकार से बिखरे पड़े रहते हैं। ये किसने कहा था, जे थॉमसन ने। सर किसने कहा था, जे थॉमसन ने। तो यहां से एक बात और निकल कर आती है कि सबसे पहले आवेश वितरण की चर्चा, सबसे पहले आवेश वितरण की चर्चा करने वाले कोई वैज्ञानिक थे तो भी इनका नाम क्या होगा, जे थॉमसन होगा। यहां से प्रश्न 3 बन गए साथियों। एक तो प्रश्न बन गया कि जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल कब दिया, तो इसका जो आपको आंसर लिखना है वो आप लिखोगे 1904 में। कब दिया गया परमाणु मॉडल, 1904 के अंदर ये परमाणु मॉडल दिया गया था। दूसरा प्रश्न यहां से निकलकर बनता है कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया, आपका आंसर होगा जे थॉमसन ने। तीसरा प्रश्न यहां से देखने को मिलेगा कि सबसे पहले आवेश वितरण की चर्चा किसने की थी, तो इसका भी राइट आंसर होगा जे थॉमसन। चौथा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि परमाणु एक धनावेशित गोला है, इसके बारे में कहने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए, तो भी साथियों आपका जवाब क्या होगा, जे थॉमसन। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हमारे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जिसका नाम है साथियों रदरफोर्ड। तो नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और इसके बाद हम चौथा जो वैज्ञानिक आते हैं रदरफोर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और अगर कॉपी के अंदर नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे विद्यार्थियों के जो केमिस्ट्री के लिए जो बातें थी, केमिस्ट्री के बारे में, जितने भी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए इच्छुक है, तो उनके लिए ये हमारा चैनल आज खुला है, ये मंच आपके लिए खुला है, दिन रात आपके लिए प्रयास करता रहेगा। तो आपका कर्तव्य बनता है साथियों कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना। अब अपन चर्चा करेंगे साथियों चौथे वैज्ञानिक जिनका नाम है रदरफोर्ड। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहां से, और बहुत ही ज्यादा प्रश्न यहां से देखने को मिलते हैं। चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पटवार का एग्जाम हो, यहां से आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब देखो, रेलवे का जो एग्जाम होता है, इसके अंदर मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। एक बार CBT 2 का मैंने पेपर उठा करके देखा था। उस पेपर के अंदर जो केमिस्ट्री के प्रश्न आए थे वो पीरियोडिक टेबल के 11 प्रश्न देखने को मिले मित्रों।
अब आप सोच सकते हो कि 25 प्रश्नों में से 11 प्रश्न एक ही टॉपिक से उठकर आ सकते हैं, तो उस टॉपिक को हमें डीपली पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आप कहेंगे सर आपका सवाल होगा कि सर आप रदरफोर्ड के बारे में इतना गहन अध्ययन करवा रहे हो, 11th 12th का आप जो सिलेबस करवा रहे हो। जी नहीं, अगर रेलवे के अंदर इस प्रकार के टॉपिक से प्रश्न देखने को ज्यादा मिल रहे हैं साथियों, तो जनरल साइंस का ये टॉपिक जरूर है। एक टॉपिक को हम इतने अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, जितने सारे टॉपिक पढ़ेंगे उनका हम गहन अध्ययन करेंगे। साथियों, ये भी जनरल साइंस का ही है। आप ऐसे मत समझ लेना कि हम तो जनरल साइंस के अंदर ऊपर ऊपरी का मक्खन की तरह पढ़ करके चले जाएंगे। उस एग्जाम के अंदर इस प्रकार के अगर टॉपिक से 11-12 प्रश्न देखने को मिल गए तो क्या करोगे साथियों? इसलिए हमें इस प्रकार से डीपली से पढ़ना जरूरी होगा। अब रदरफोर्ड की अगर मैं बात करूं, तो रदरफोर्ड की जो बात थी, इनका जो प्रयोग था वो था स्वर्ण पत्री प्रयोग। स्वर्ण पत्री प्रयोग, स्वर्ण पन्नी प्रयोग कहो। इस प्रयोग के अंदर क्या बातें बताई थी, इसके बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे। और इसको आप एक और नाम दे सकते हो, एल्फा कण प्रकीर्णन, एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, किरणन प्रयोग। अब देखिए इसमें होता क्या है एल्फा कण के अंदर, तो नोट कर लेना मित्रों। जो एल्फा कण होगा, एल्फा कण, इस एल्फा कण का आगे स्वर्ण पन्नी पर किरणों की बौछार करवाएंगे और एक नया प्रयोग मिलेगा। इसके अंदर कौन कौन सी बातें हमें एग्जाम के अंदर आने वाली है, इसके बारे में हम देखेंगे। जो एल्फा कण होता है, कण कितने होते हैं आपको ही पता है, एक होता है गामा, एक होता है बीटा और एक होता है एल्फा। आपका सवाल होगा कि सर रदरफोर्ड ने एल्फा कण प्रकीर्णन जो प्रयोग किया था, स्वर्ण पत्री प्रयोग किया था, इसके अंदर एल्फा कण ही क्यों लिया? तो ध्यान से सुन लीजिएगा। जो एल्फा कण होता है, सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूं कि जो एल्फा कण क्यों लिया था, इसका जवाब होगा इसकी आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा ज्यादा। किसकी ज्यादा है? एल्फा कण की। और दूसरा जो आपको यहां पर तथ्य सामने आएगा, इसकी जो गति है, इसकी जो स्पीड है, कम गति है। गति कैसी है? बिल्कुल कम गति है। अब आप कहेंगे सर अल्फा कण की कम गति से इस प्रयोग के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ध्यान से सुन लीजिएगा मित्रों। यहां पर इन्होंने बनाई थी स्वर्ण पत्री, स्वर्ण पन्नी इस प्रकार से बना दिए। यहां पर अल्फा कण से किरणों की बौछार इस पर करवाएंगे और जो रिजल्ट आएगा, अगर धीरे धीरे प्रयोग होगा तो इससे जो निष्कर्ष निकलने वाले हैं वो भी नोट करने में बाधा नहीं आएगी। ये रदरफोर्ड का मानना था, इसलिए इन्होंने एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग काम में लिया था। तो प्रश्न आ सकता है कि और एक नोट कर लेना साथियों, एल्फा कण का फॉर्मूला, FORMULA, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा वो भी नोट कर लेना, 2He4 कोष्टक 2+, फॉर्मूला भी नोट कर लेना। एल्फा कण प्रकीर्णन जो होता है, एल्फा कण का फॉर्मूला क्या होता है? 2He4 2+ होता है। यहां पर आपको आवेश दिखाई दे रहा है और कितना है? धनावेश है। और कितने आवेश है? 2 आवेश है। इसका मतलब हुआ इस प्रयोग के अंदर एल्फा कण जो था वो द्विधनावेशित था। ये भी नोट कर लेना, द्विधनावेशित। इतनी सारी बातें समझने के बाद अब अपन प्रयोग के बारे में देखेंगे। एक और चीज नोट कर लेना मित्रों, जो आवेश होते हैं, आवेश कितने? एक होगा धनावेश और दूसरा होगा ऋणावेश। अगर धनावेश धनावेश के सामने जाएगा तो क्या होगा? धनावेश धनावेश से क्या होगा? किरणों को आपस में प्रतिकर्षित करेंगे, वापस धकेलने की क्षमता रखेंगे। और ऋणावेश से होगा एक तरफ क्या होगा? धनावेशित होगा। अगर दो विपरीत प्रकार के आवेश है तो उन आवेशों के मध्य क्या होगा? आकर्षण होगा। ये चीज नोट कर लेना साथियों। मैं यहां पर धनावेशित ले रहा हूं और यहां पर भी क्या ले रहा हूं? धनावेश ले रहा हूं। अगर दो धनावेशित है तो दोनों धनावेशों के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। मैं यहां पर लिखवा रहा हूं, प्रतिकर्षण। नोट कर लेना मित्रों।
प्रतिकर्षण। अगर दो धनावेशित है या दो ऋणावेशित मान लो, कहने का मतलब समान आवेश होंगे तो इनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। दूसरी जो चीज मैं आपको लिखवा रहा हूं, अगर एक तरफ धनावेशित है और दूसरी तरफ ऋणावेशित है, अगर एक तरफ धनावेश है दूसरी तरफ ऋणावेश है तो इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। इस चीज को भी आप नोट कर लेना। ये जो चीजें हैं अब इस प्रयोग के अंदर काम आने वाली है। अगर इस प्रयोग को समझना है, यहां से छोटे छोटे प्रश्न आपको अगर निकालने हैं तो मित्रों इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब अपन इस प्रयोग के बारे में देखेंगे कि जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था, इसके अंदर जो रदरफोर्ड ने जो किरणें भेजी थी, यहां से तो उन्होंने क्या भेजी थी, सीधी किरणें भेजी थी, लेकिन जाते जाते वो किरणें साथियों इस प्रकार से मुड़ गई। रदरफोर्ड खुद अचंभित हो गए। उन्होंने फिर कोशिश की, दोबारी किरणें भेजी, लेकिन वो भी क्या हो गई मित्रों, वो भी पुनः इस प्रकार से मुड़ गई। इस प्रकार से किरणें मुड़ने का मतलब हुआ साथियों कि यहां से आपको पता चल गया कि यदि धनावेशित है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, धनावेशित है, लेकिन ये किरणें मुड़ रही है, इसका मतलब हुआ इस स्वर्ण पन्नी के सिरों पर कौन बैठा रहेगा, कौन बैठा रहेगा साथियों, ऋणावेश बैठा रहेगा। जब ऋणावेशित होगा इसलिए इन किरणों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखता है, अपनी ओर बुला रही है कि तू मेरे पास आ जा। क्यों, क्योंकि मैंने यहां पर आपको कहा था कि अगर विपरीत आवेश होंगे तो एक दूसरे से क्या कहेंगे, बुलाने का प्रयास करेंगे, तू मेरे पास आ जा, इच्छा रखेंगे, और आवेश समान है तो एक दूसरे से क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। तो इन चीजों से आपको निष्कर्ष, रदरफोर्ड को निष्कर्ष देखने को मिला कि ये जो स्वर्ण पत्ती है, इस पर स्वर्ण पत्ती पर सिरों पर तो कौन बैठा है, ऋणावेश बैठा है। कहां से पता चला, इस प्रयोग में पता चला कि जो किरणें तो समान भेजी थी, लेकिन किरणें क्या कहां जा रही है, उनके सिरों पर जा रही है, मतलब उन सीधी रेखाओं से हट रही है। लेकिन ऐसे भेजते भेजते 1000 किरणें या 2000 किरणों में से एक किरण ऐसी निकली मित्रों कि वो सीधी की सीधी चली गई। कहां चली गई, स्वर्ण पत्ती के बीचों बीच चली गई, और बीचों बीच चल करके ये किरणें तो क्या हो गई थी, आर पार हो गई थी, ये किरणें तो आर पार हो गई थी, लेकिन ये सेंटर में पहुंचते ही उतने ही वेग से, जितने वेग से ये किरण आई थी उतने ही वेग से ये वापस धक्का डाल दिया, वापस उतने ही वेग से अल्फा कण यहां पर किरण पहुंच चुकी है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है मित्रों कि इस अल्फा कण परिकिरणन के अंदर जो स्वर्ण पन्नी काम में ली, इसके बीच में कौन बैठा है, धनावेशित बैठा है। मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बताई थी, अगर पॉजिटिव चार्ज है वो प्लस के साथ समान आवेश है तो आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। कहने का मतलब 1000 किरणों में से एक किरण ऐसी निकली, वो इसको वापस भेज दिया, इसका मतलब इसके बीच में कौन बैठा है, धनावेशित बैठा है। और इन सारी प्रक्रिया से उन्होंने परमाणु की जो संरचना थी उनको बताया। उन्होंने क्या कहा कि जो परमाणु होता है, अब परमाणु का जो संरचना है इसके बारे में कहेंगे अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में क्या कहा था इसके बारे में हम देखेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई है, अब मैं इसके बारे में बताने वाला हूं। परमाणु के अंदर इन्होंने कहा था कि परमाणु में एक होता है धनावेशित, जो कहां बैठा रहेगा, बीच में बैठा रहेगा। कहां बैठा रहेगा, बीच में बैठा रहेगा। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों ओर गति करेंगे, चारों ओर क्या करेंगे, इस प्रकार से गति करेंगे, घूमते रहेंगे इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, इस प्रकार से ये गति करते रहेंगे। ये किसने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा। तो रदरफोर्ड के अंदर नाभिक शब्द, अगर किसी वैज्ञानिक ने बात शुरुआत की थी तो किसने कही थी, रदरफोर्ड ने कही। शुरुआत किसने की थी, रदरफोर्ड ने नाभिक से शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि परमाणु के अंदर जो नाभिक रहता है वो जो धनावेशित रहता है वो बीचों बीच में रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये जो अवधारणा दी थी वो रदरफोर्ड ने दी थी। अब आपका सवाल होगा कि सर क्वेश्चन इसमें किस प्रकार के बनेंगे, तो क्वेश्चन साथियों नोट कर लेना कि अगर प्रश्न पूछे कि रदरफोर्ड का जो प्रयोग था वो क्या है तो आप कहेंगे स्वर्ण पत्ती प्रयोग है। अगर आपको प्रश्न पूछे कि अल्फा जो कण है इनका फॉर्मूला क्या है, अगर पूछ लिया जाए तो आप कहोगे 2He4 और 2+,
फिर आपको अगर प्रश्न पूछे कि इस प्रयोग के अंदर अल्फा कण ही क्यों लिया, तो आपका जवाब होगा इसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है और इसकी गति कम होती है। गति कम होने के कारण प्रयोग के अंदर सावधानी आई, इसलिए इन्होंने अल्फा कण काम में लिया। अब यहां से एक प्रश्न मिलता है साथियों, इतनी सारी बातें बताने के बाद भी महापुरुष बैठे थे, उन्होंने कह दिया कि आपने जो अवधारणा दी है इस हिसाब से हमने नाम सुना है कि कार्य बराबर होता है ऊर्जा। कार्य बराबर क्या होता है? ऊर्जा होता है। रदरफोर्ड ने कहा जी हाँ बिल्कुल होता है। तो इससे इनकी कमी निकाल देंगे साथियों। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि एक धनावेशित होता है नाभिक और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर नाम लेते ही रदरफोर्ड को चक्कर आ गया साथियों। कैसे? देखिए कमी है, इनकी कमी क्या होगी? इन्होंने दूसरे वैज्ञानिकों ने कहा कि कार्य बराबर ऊर्जा होता है। इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर धनावेशित गोले के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, चक्कर लगाते लगाते मान लो पहले उनके पास 6 किलोमीटर दूरी तय की, उसके बाद मान लो उन्होंने 5 किलोमीटर दूरी तय की, उसके बाद उन्होंने 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, धीरे 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 वो किसके पास आ रहा है? नाभिक के नजदीक आ रहा है। कहने का मतलब कार्य बराबर ऊर्जा होती है। जितना कार्य करेगा उतनी ऊर्जा खर्च होगी। अगर जितनी ऊर्जा खर्च होगी इसका मतलब हुआ वो आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे नष्ट होकर के नाभिक के अंदर गिर जाएगा। यह कमी निकाली थी, क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि ये जो धनावेशित होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या निकाल रहे हैं, इस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं, धीरे 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 आने वाले समय के अंदर इनकी ऊर्जा कम होकर के ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे जो वैज्ञानिकों ने, जो पौराणिक वैज्ञानिकों ने जो बातें बताई थी उसमें उन्होंने कहा था कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है जिसकी कभी आगे विभाजन नहीं हो सकता, उसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इस अवधारणा से यह बात सामने आ रही है साथियों कि परमाणु नष्ट हो रहा है। और यहां से एक कमी निकल कर आ रही है कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। कौन नहीं कर पाए? रदरफोर्ड। प्रश्न आ सकता है एग्जाम के अंदर कि रदरफोर्ड की कमी क्या है, तो आपका जवाब होगा कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्होंने जो बात कही थी वो बिल्कुल यहाँ पर मैच नहीं खा रही है कि इलेक्ट्रॉन अगर गति करते 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 अगर नाभिक के पास चले जाएंगे तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे कार्य करेगा वैसे वैसे एनर्जी खत्म हो रही है। इसका मतलब हुआ कि वो नाभिक के अंदर गिर जाएगा और परमाणु नष्ट हो जाएगा। यहां से इनकी कमी जो निकल कर आती है, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। दोबारा एक बार सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं साथियों। सबसे पहले हमने महर्षि कणाद के बारे में बताया और महर्षि कणाद के बारे में मैंने आपको बताया कि महर्षि कणाद ने अपना लिखित काम न करके सारे लोगों को सिर्फ बातें बताई थी, परमाणु के बारे में बातें कही थी कि परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है। इतनी, और अविभाज्य का मतलब होता है न काटे जाने वाला। उसके बाद दूसरे हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक आते हैं जिनको परमाणु का श्रेय दिया जाता है और उनका नाम है जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन ने एक 1808 की बात कर रहा हूं, और 1808 के अंदर जॉन डाल्टन ने कहा था कि वही बातें जो महर्षि कणाद ने कही थी वही की वही छाप करके उन्होंने बात बता दी और लिखित बात बता दी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु की खोज किसने की थी। अगर प्रश्न देखने को मिले तो आपका जवाब होगा जॉन डाल्टन। उसके बाद तीसरे जो हमारे वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है जे थॉमसन, और जे थॉमसन ने इनसे हटकर बात करते हुए उन्होंने कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। नोट कर लेना, यहाँ पर धनावेशित की जो बात हो रही है वो नाभिक के अंदर है। अगर प्रश्न ऐसा आ सकता है कि ऐसा किसने कहा था कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए जे थॉमसन। और जे थॉमसन ने यह भी कहा था कि इसको एक मॉडल पेश करते हुए कहा था, इन्हें प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, इन्हें तरबूज मॉडल कहते हैं। जिस प्रकार से तरबूज के अंदर लाल भाग होता है वो धनावेशित होगा और जो बीच में बीच धसे रहते हैं उससे हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इस प्रकार से जे थॉमसन ने अपना मॉडल पेश किया था। उसके बाद एक हमारे वैज्ञानिक आते हैं रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने स्वर्णपत्री प्रयोग काम में लिया, अल्फा कण परिकिरण प्रयोग काम में लिया। इससे अल्फा कण परिकिरण का जो सूत्र होता है अल्फा कण का वो होता है 2Hc4 कोष्टक 2 प्लस
आप यहाँ से नोट कर सकते हो कि जो अल्फा कण होता है वो द्विधनावेशित होता है। और यहाँ से एक बात आपको सामने आती है कि अल्फा कण क्यों लिया, क्योंकि इसकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है, इसकी गति कम होती है, और अल्फा कण जब स्वर्ण पर निपर जाते हैं 1000-2000 किरणें इस प्रकार से इनके सिरों पर निकल करके पार चली गई, और इनमें से कोई एक किरण इस नाभिक से टकराकर वापस चली गई। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि जो इधर धनावेशित है और इधर भी धनावेशित हुआ, इसका मतलब इनके बीच में क्या हो गया, प्रतिकर्षण हो गया। इसका मतलब यहाँ पर कौन बैठा है, नाभिक बैठा है। और इस प्रयोग को आधार मानते हुए रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु में एक बीच में नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाने का काम करेगा वो इलेक्ट्रॉन करेगा, और इलेक्ट्रॉन फिर इनकी जो कमी आती है, प्रश्न यहां से बनता है कि परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या कौन से वैज्ञानिक नहीं कर पाए, तो आपका जवाब क्या होगा, रदरफोर्ड होगा। आशा करूंगा कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कल हमारा जो आगे की जो बात होगी वो नील्स बोर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट।